आज हम चैप्टर 6 गवर्नमेंट एंड सेंटर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस पार्ट में आपको बताया गया था कि पार्लियामेंट के कितने भाग होते हैं। पार्लियामेंट के 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट हाउसेस होते हैं। उसमें एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस होता है और राज्यसभा अपर हाउस होता है। लोकसभा में जाने के लिए कितनी एज होना चाहिए? 25 होना चाहिए, एज होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तो सिटीजन होना चाहिए देश का, यानी कि अपने देश का। वो एक तो दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, तो किसी दूसरे लाभ के पद पर नहीं हो, या कोर्ट की तरफ उसको डिसक्वालीफाइड नहीं किया गया, ये हमने पढ़ा था। फिर राज्यसभा का आया था, इसके पहले आया था वोटर, कौन वोट दे सकता है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो वो दे सकता है, जिसकी उम्र 18 साल हो या उससे अधिक वो दे सकता है, उसे कोई वो दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। फिर राज्यसभा की बात आती है, तो राज्यसभा में जो एज होती है वो होती 30 इयर्स होती है, ये अपन ने पढ़ा था। फिर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट हमने पढ़ा था कि क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, क्या क्या पावर्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे हाउ अ लॉ इज मेड, नियम मतलब लॉ कैसे बनता है। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द सेंट्रल लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। पार्लियामेंट क्या करती है, एक तो जो सेंट्रल लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन पर क्या करती है, कानून बनाती है, लॉ बनाते हैं। बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट द एग्जीक्यूटिव मेक्स अ प्रपोजल। किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बनाने से पहले कार्यकारिणी क्या करती है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, एक प्रपोजल बनाती है, प्रस्ताव बनाती है। दिस प्रपोजल इज कॉल्ड अ बिल, और उस प्रपोजल को क्या कहा जाता है, बिल कहा जाता है। अब देखिए, बिल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। बिल्स 2 प्रकार के होते हैं, वन ऑर्डिनरी बिल एंड सेकंड वन इज मनी बिल। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी बिल एंड सेकंड मनी बिल। An ordinary bill can be introduced in either house of the parliament by a minister. अब देखिए, ऑर्डिनरी बिल जो है दोनों में से किसी भी हाउस में मिनिस्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। Such bills are known as government bill, और ऐसे बिल्स को, ऑर्डिनरी बिल्स को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। और ये बिल क्या होता है, मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट के दोनों हाउस में उसको क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। When any member other than a minister introduces a bill, it is known as a private bill. अब यदि देखिए, मिनिस्टर के अलावा यदि कोई और मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो उस बिल को क्या कहते हैं, प्राइवेट बिल कहते हैं। कौन सा बिल कहते हैं, प्राइवेट बिल कहते हैं। These bills are introduced after taking the consent of the speaker or chairman. और इन बिल्स को इंट्रोड्यूस कब किया जाता है, चेयरमैन या जो स्पीकर होता है उसकी कंसेंट लेने के बाद, उनकी सहमति लेने के बाद उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। Only the finance minister can introduce a money bill after getting the consent of the president in the Lok Sabha. और जहां तक मनी बिल की बात है, राष्ट्रपति की सहमति लेने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है या करता है। फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, राष्ट्रपति से सहमति लेते हैं, उसके बाद मनी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, अब बिल की पहली जो रीडिंग है, आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ द स्पीकर एंड और चेयरमैन ऑफ द हाउस, अ मेंबर कैन इंट्रोड्यूस द बिल। देखिए, स्पीकर और चेयरमैन की सहमति के बाद क्या किया जा सकता है, बिल को प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन करता है, मेंबर। द मेंबर रीड्स द टाइटल ऑफ द बिल। मेंबर क्या करता है, जो टाइटल है बिल का जो टाइटल है उसको रीड करता है, पढ़ते हैं उनको। A copy of the bill is distributed among the members present, और वहां जितने भी मेंबर्स उपस्थित होते हैं उनको एक एक कॉपी बिल की दे दी जाती है। The proposal of the bill is published in the government gazette of the central government, और जो बिल का जो प्रपोजल होता है, जो प्रस्ताव होता है, उसको क्या किया जाता है, गवर्नमेंट गजट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें उसको पब्लिश किया जाता है, उसमें प्रकाशित किया जाता है। Normally a bill is not debated at this stage, और इस स्टेज पे क्या होता है, सामान्य रूप से उस पर कोई डिबेट नहीं होती है, कोई बातचीत नहीं होती है। दिस इज नोन एज द फर्स्ट रीडिंग, और उसको पहली रीडिंग कहा जाता है। ठीक है, सेकंड रीडिंग, इन द सेकंड रीडिंग एट द फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड रीडिंग में जो पहली स्टेज होती है उसमें क्या होता है, देखिए,
a general discussion is held and it is either referred to a committee or circulated. तो एक जनरल डिस्कशन के बाद, बातचीत के बाद क्या होता है, उसको या तो क्या कमेटी को रिफर किया जाता है या उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है. At the second stage, a detailed class by class discussion is held. और सेकंड स्टेज में क्या होता है, क्लास बाय पैरा एक एक करके उनकी क्या होती है, डिस्कशन होती है, इसके बारे में बातचीत होती है. थर्ड रीडिंग में देखिए, इन द थर्ड रीडिंग में द बिल इज मूव्ड फॉर द फाइनल अप्रूवल. अब थर्ड रीडिंग में क्या होता है, बिल फाइनल अप्रूवल किया जाता है, अंतिम स्वीकृति के लिए जाता है. द बिल एज अ होल इज पुट टू वोट. उसके बाद पूरे बिल को वोट के लिए रखा जाता है. इफ पास, और यदि उसको बहुमत मिल जाता है, ज्यादा वोट मिल जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इट इज सेंट टू द अदर हाउस. तो उसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है. इफ पास बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन द हाउस, यदि हाउस में एक सिंपल मेजॉरिटी उसको पास कर दिया जाए तो फिर उसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है. थर्ड रीडिंग, चलो थर्ड रीडिंग चला. After the bill is sent to the other house, it goes through all the three stages as mentioned above. अब देखिए, जब बिल अदर हाउस में जाता है, दूसरे हाउस में जाता है, तो क्या हो जाता है, ये तीन स्टेज से होकर गुजरता है. तो तीन स्टेज कौन सी है, जो ऊपर आपको बताई गई है. आफ्टर द अदर हाउस पास द बिल, और जब दूसरा हाउस उस बिल को पास कर देता है, इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट. और उसके बाद उसको प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए, उसको सहमति के लिए भेज दिया जाता है. किसके पास, प्रेसिडेंट के पास. द बिल बिकम्स अ लॉ आफ्टर इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट. और जब उस बिल पर प्रेसिडेंट हस्ताक्षर कर देते हैं अपने, तो वह कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है. दिस लॉ इज देन पब्लिश्ड इन द यूनियन गवर्नमेंट गजेट. और उसके बाद जब कानून बनने, लॉ बनने के बाद, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होने के बाद वो कानून बन जाता है. उसके बाद इसको यूनियन गवर्नमेंट का जो गजट होता है उसमें प्रकाशित कर दिया जाता है. However, if there is a disagreement in the other house, यदि मान लो कि दूसरे हाउस में अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो, सहमति नहीं बनती है, और if it does not consider the bill for 6 months, यदि या बिल 6 महीने तक उस पर कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, तो क्या होता है, the president may convene a joint sitting of both the houses. तो फिर क्या कर सकता है, क्या करेंगे प्रेसिडेंट, दोनों हाउस की, दोनों सदन की क्या करेंगे, एक जॉइंट मीटिंग लेंगे. A joint sitting मीटिंग लेंगे या बैठक लेंगे. A joint sitting is presided over by the speaker of the लोक सभा. और जो जॉइंट सीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा. लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं. The bill is deemed to have been passed by both the houses. अब देखिए, अब इसके बाद बिल को दोनों हाउस के द्वारा पास किया जाना माना जाएगा. कब, इफ एट द ज्वाइनिंग सीटिंग द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट सपोर्टेड. यदि उसको बहुमत मिलते हैं, जहां पर जो सीटिंग में जो जितने मेंबर्स हैं उनकी जो मेजॉरिटी मिल जाए, तो फिर क्या समझा जाएगा कि बिल पास हो गया. द सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. अब सेंट्रल लिस्ट में क्या क्या, कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, स्टेट लिस्ट में कौन से आएंगे, और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आएगा. देखिए, द फर्स्ट वन इज सेंट्रल लिस्ट. There are 97 subjects in this list on which only the parliament can make laws. अब देखिए, सेंट्रल लिस्ट जो होती है उसमें 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, और उसमें उसके ऊपर कौन लॉ बना सकता है, केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है, संसद. The most important subjects included in this list are. अब देखिए, सेंट्रल लिस्ट में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो देखिए. देखिए, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, बीच में देखिए, सब्जेक्ट्स अंडर सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं. अब देखिए, सबसे ऊपर देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब्जेक्ट होता है. आर्मी के बारे में यहां पर नाम कानून बनते हैं. बैंक, ठीक है, एंशिएंट जो मॉन्यूमेंट्स है, धरोहर है, उनके ऊपर, करेंसी के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, और वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर. ठीक है, इसके नीचे आएंगे, देखिए, माइनिंग एरिया, जितने भी खदान है उसके बारे में, सेंसस, जनगणना के बारे में, रेलवेज के बारे में, पोस्ट और टेलीग्राफ, पोस्ट और टेलीग्राफ के बारे में, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन और मोबाइल्स के बारे में, इलेक्शंस के बारे में,
और इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड पैक्ट्स, जितने भी अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं उनके ऊपर ये सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। अब देखिए इसके बाद है द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में देयर आर 62 सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज। और जो स्टेट लिस्ट जो होती है उसमें 62 सब्जेक्ट्स होते हैं और उनके ऊपर कानून कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। देयर कैन बी डिफरेंट लॉज इन डिफरेंट स्टेट। अब देखिए स्टेट्स हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नियम होते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट आर। अब इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में कौन कौन से आते हैं? स्टेट लिस्ट में रोड्स का सब्जेक्ट इसमें है, जस्टिस न्याय संबंधी, लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो स्थानीय सरकार उसके बारे में, हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में, पुलिस जेल के बारे में, एंटरटेनमेंट जितने मनोरंजन संबंधी उसके बारे में, एग्रीकल्चर कृषि के संबंधित सब्जेक्ट, इरिगेशन सिंचाई संबंधित, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, ये सभी स्टेट लिस्ट में आएंगे। द कॉन्करेंट लिस्ट। अब आइए कॉन्करेंट लिस्ट। There are 52 subjects in the concurrent list on which both the parliament and state legislature have the power to make laws. अब देखिए जो concurrent list होगी उसमें 52 सब्जेक्ट्स होते हैं और अगर उसको कानून बनाना है उसके ऊपर तो कौन दोनों बना सकते हैं? पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर्स भी बना सकते हैं। ठीक है। सेंट्रल लिस्ट में कौन कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 97 सब्जेक्ट्स होते हैं। कानून कौन बनाएगा? केवल पार्लियामेंट। फिर स्टेट लिस्ट होती है उसके अंदर 62 सब्जेक्ट्स होते हैं। कानून कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। फिर होती कॉन्करेंट लिस्ट 52 सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं, उन दोनों को पावर है। However, the laws passed by the central on these subjects shall prevail over the laws passed by the state legislature. पर से दोनों बना वो कर सकते हैं लेकिन ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा? सेंट्रल का, यानी कि किसका? पार्लियामेंट का। अब देखिए इसके अंदर कौन से आएंगे सब्जेक्ट्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट? इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी पावर मतलब बिजली के बारे में, इरिगेशन सिंचाई, फॉरेस्ट एनवायरमेंट वन पर्यावरण, इंडस्ट्रीज जितने उद्योग है उसके बारे में, लेबर वेलफेयर श्रम कल्याण, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जितने भी औद्योगिक जो डिस्प्यूट्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, प्राइस कंट्रोल, मूल्य नियंत्रण, पनिशमेंट मेथड कैसे कैसे होगी वो सभी इसके अंदर आएंगे, मैरिज एंड डाइवोर्स शादी और तलाक, न्यूज़पेपर, एजुकेशन, अडॉप्टेशन एंड इनहेरिटेंस जितने भी अडॉप्टेशन और इनहेरिटेंस है सब इसके अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से अपना सेकंड पार्ट भी समाप्त होता है। आपके पास हो सकता है कल PDF और वीडियो दोनों पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।